हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे सुमन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 पाठ्यक्रम जो आपका टॉपिक था उसकी दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसका विकास और इसके जो है मूल तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वह है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा इसी के बारे में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। तो चलिए इन पे बारी बारी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पाठ्यक्रम है जिसके अर्थ और परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आज हम इसके पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। यानी ये जानना जरूरी है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित कैसे किया जा सकता है, ये कारक कौन से हैं जिनके कारण पाठ्यक्रम प्रभावित हो सकता है। प्रभावित होने से मतलब है कि जब पाठ्यक्रम अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति ना कर सके या एक सफल पाठ्यक्रम ना बन सके तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम नंबर 1 इसके अगर पाठ्यक्रमों के प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो नंबर 1 पे हम इसमें लेंगे शिक्षा व्यवस्था। देखिए, पहला इसका कारक है शिक्षा व्यवस्था। ये कैसे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, इसके बारे में अगर आप गहनता से विचार करेंगे, एक बहुत अच्छा सिलेबस आपने बनाया है और एक बहुत अच्छी पाठ्यचर्या आपने बनाई है, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम आपने बनाया है, लेकिन वो तब सफल होगा जब उसे लागू करने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए आपके पास उचित शिक्षा व्यवस्था होगी। अभी शिक्षा व्यवस्था क्या है इसको समझना इस तरह से समझेंगे कि विद्यालय के अंदर उचित कक्ष जहाँ पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी, क्रियान्वयन किया जाना है, उसको पढ़ाया जाना है, उसके साथ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो कराई जानी है, तभी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना होने पर, माने आपके विद्यालय में बैठने के लिए जगह नहीं है, फर्नीचर नहीं है, अच्छे कक्ष नहीं है, शोर रहित कमरे नहीं है, या अच्छे टीचर नहीं है, ट्रेंड टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, आपके खेलने के मैदान नहीं है विद्यालय के अंदर, तो ये सारा शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यदि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका विद्यालय में नहीं है तो पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाएगा, ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कमरों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, विद्यालय के प्रांगण में खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी के पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित मात्रा में ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चाक जो भी इस्तेमाल होता है वो होने चाहिए। ये सारा की सामग्री अगर नहीं है तो ये पाठ्यक्रम आपका सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसको प्रभावित कर देगा। अगला बिंदु अगर हम देखते हैं, दूसरा बिंदु इसका लेते हैं, ये है परीक्षा प्रणाली। देखिए दोस्तों, परीक्षा प्रणाली यानी मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो कार्य किया गया है या जो हमने वर्ष भर या सेमेस्टर भर पढ़ाया है उसका क्या परिणाम आया, कितना बच्चों ने सीखा है कि नहीं सीखा है, ये पता हमें केवल परीक्षा से लगता है। और यदि ये परीक्षा प्रणाली अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करती,
माने परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, परीक्षा लेने का तरीका आपका सही नहीं है, आपका जो मूल्यांकन का जो प्रपत्र है जिसको हम प्रश्न पत्र कहते हैं, प्रश्न पत्र बहुत लंबे हैं, प्रश्न पत्रों के हिसाब से समय आप बच्चों को कम देते हैं, या समय बच्चे को बहुत ज़्यादा दे दिया, प्रश्न बहुत कम दे दिए, या जो पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस में जो विषय वस्तु है उससे आपने परीक्षा ली है, या आप इतर सामग्री से परीक्षा ले रहे हैं, तो या आपने जो परीक्षा ली है इसका जो मूल्यांकन किया है वो मूल्यांकन आपने स्पष्ट रूप से किया है, या वो पक्षपातीपूर्ण तो नहीं है, उसमें पारदर्शिता है कि नहीं है। ये सारे विषय आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित इसलिए करते हैं कि यदि परीक्षा लेने का तरीका या परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, या प्रणाली में इसमें जो है सुधार नहीं है, आपको परीक्षा लेने वाले जो टीचर हैं वो विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, अपने विषय के ज्ञाता नहीं है, तो वे पाठ्यक्रम का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि जो बच्चों ने पढ़ा है साल भर या 6 महीने सेमेस्टर भर जो पढ़ा है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, शिक्षा के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई। तो परीक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके पाठ्यक्रम के सफल और असफल होने में, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला फैक्टर इसका हम देखते हैं तीसरा, शासन पद्धति। ये शासन पद्धति की जब हम बात करते हैं तो अधिकांश तक ये देखने में आता है कि इन शासन पद्धति की योजनाओं और नीतियों के नियमों के कारण हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस असफल भी हो जाते हैं और कई बार बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। शासन पद्धति से मतलब है कि आपके विद्यालय में टीचर है कि नहीं है, प्राचार्य रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो अपना काम समय से करते हैं कि नहीं करते हैं, ड्यूटी पे टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं, या थोड़ी देर आपने अटेंडेंस लगाई और चले गए। तो ये डिपेंड करता है कि शासन की पद्धति क्या है, शासन की नियमावली क्या है, सरकार का अंकुश कैसा है, शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा प्रणाली पे, व्यवस्था पे जो है अंकुश कैसा है शासन का, लचीला है या कठोर है, या उनकी समस्याओं को भी सुना जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी पाठ्यक्रम को। अच्छे टीचर होंगे, अच्छी शासन पद्धति होगी, उचित मांग के सापेक्ष जो है विद्यालयों में या स्कूलों में, कॉलेजों में टीचरों की व्यवस्था होगी, ट्रेंड टीचर होंगे, तो अपना काम समय से करेंगे, समय से आएंगे, तो पाठ्यक्रम आपका सफल माना जाएगा। और यदि आपके इस शासन पद्धति में कहीं दोष है, पक्षपातीपूर्ण रवैया है, जब टीचर को मर्जी आ रही तब आ रहा है, जब मर्जी आ रही जा रहा है, और वो अपने कार्य के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है, तो पाठ्यक्रम जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। एक अच्छा पाठ्यक्रम भी अच्छे परिणाम हमें नहीं दे सकता। अगला इसका बिंदु एक, जिसको हम अगर बात करें अध्ययन समिति की, अध्ययन समिति। अब ये अध्ययन समिति क्या है? जब भी पाठ्यक्रम बनता है, पाठ्यक्रम के प्रभावित होने या ना होने का, इसके सफल होने या होने में ना होने में अध्ययन समिति का बहुत मुख्य रोल होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है और इसकी पाठ्यक्रम की एक समिति बनाई जाती है। उसमें अच्छे अच्छे विद्वान और विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है, जो विषय वस्तु को चयन करके निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। यदि इस समिति में अयोग्य विशेषज्ञ हैं, या जो इसमें जो व्यक्ति इसमें शामिल करके वो विषय के विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, अपने विषय के ज्ञाता नहीं है, और पाठ्यक्रम निर्माण के समय उन्होंने इसको गहनता से अध्ययन नहीं किया है, इसका सही मूल्यांकन नहीं किया है, तो ये पाठ्यक्रम असफल पाठ्यक्रम हो सकता है। और यदि इस समिति में अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो इसको पाठ्यक्रम को बनाते हैं, जो इसे स्वीकृति देते हैं, जो इसे मान्यता प्रदान करते हैं, वो विशेषज्ञ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो पाठ्यक्रम हमारा निश्चित तौर पर सफल होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अध्ययन समिति की रिपोर्ट ही ये तय करती है कि पाठ्यक्रम सही है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि 2 लोग गए और बना दिया,
इसको बाकायदा एक समिति गठित होती है जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसको अधिकृत किया जाता है पाठ्यक्रम बनाने के लिए, और उसके बाद इसका अध्ययन किया जाता है और फिर तब जा करके इसको लागू किया जाता है। तो समिति में अच्छे लोग और विशेषज्ञ लोग, विद्वान लोग और एक्सपर्ट लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये समिति अयोग्य है तो समझिए पाठ्यक्रम भी हमारा असफल घोषित होगा। अगला बिंदु अगर हम देखें, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं समितियां। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं इसको? आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक, चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने से हो और चाहे आज हो, हमारी जो शिक्षा नीति है वो समय समय पर बदलती रहती है और शिक्षा नीति पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी बनती है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी, 68 में बनी, 89 में बनी, और अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2021-22 में लागू होने वाली है, इसमें शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जाता है। यानी शिक्षण की विधियों से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालयों का निर्माण करना, टीचरों का प्रशिक्षण से लेकर के उनके वेतन तक, और आपके पाठ्यक्रमों के निर्माण से लेकर के पाठ्यक्रम में क्या क्या समायोजित किया जाए, क्या क्या बदला गया है, क्या क्या छोड़ा गया है, क्या जोड़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी विषय वस्तु समाहित करके पूरे राष्ट्र में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था इन राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों द्वारा और समितियों द्वारा समय समय पर की जाती है। और पूरे देश में जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम बनता है वो एक जैसा होता है। ये अलग बात है कि प्रत्येक राज्य में उसकी मातृभाषा के हिसाब से एक स्तर तक, माने एलिमेंट्री एजुकेशन तक उसे जो है मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, या सेकेंडरी एजुकेशन तक उसे पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, तो पूरे राष्ट्र में जो है या तो हिंदी या अंग्रेजी, दो ही भाषा ऐसी हैं जिसमें इसका निर्माण किया जाता है, और पूरे देश के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि शिक्षा में समानता रहे, पूरे राष्ट्र में एक जैसे लोग, एक जैसे नागरिक तैयार हों। और इन समितियों में यदि अच्छे लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे, नियमानुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, नियमानुसार जो पाठ्यक्रम के मानक है उन मानकों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, पाठ्यक्रम पे जो आधार है उन आधारों को ध्यान में रख करके अगर निर्माण किया जाएगा, तो ये कौन करेगा? ये समितियाँ। तो ये समितियाँ उसको स्वीकृति देती हैं, फिर उसको सरकार में ये समितियाँ ही सिफारिश करती है कि पाठ्यक्रम को लागू करना है कि नहीं करना है। सरकारें फिर इन्हीं की बात मानती हैं क्योंकि ये इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये समितियाँ बड़ी प्रभावित करती हैं यदि इन समितियों में पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है या अच्छे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के लिए अच्छे लोग इसमें नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, तो हमारा पाठ्यक्रम प्रभावित होगा। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में और पाठ्यक्रम के सफलता और असफल होने में इन समितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक इसके बाद अगर हम अगला लास्ट बिंदु बात करें तो एक और बिंदु है जो इस पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, वो है सामाजिक परिवर्तन। अब ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हमारे पाठ्यक्रम को यानी प्रभावित कर सकता है। ये इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि पाठ्यक्रम की जो सबसे बड़ी बात है, पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है बालक का विकास करना होता है, और बालक चूँकि समाज में रहने वाला प्राणी और समाज से जुड़ा होता है, तो बालकों के सामाजिक ज़रूरतों, आवश्यकताओं, उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और जब समाज में परिवर्तन होता है तो हमें समाज के परिवर्तन के हिसाब से, जो परिवर्तन समाज में आए हैं, जिस समाज में जा कर के स्कूल से निकल के बालक समाज में जाएगा, जब वो समाज में जाएगा तो वो उसके लायक होना चाहिए, ये बात ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जैसे वैदिक काल में होता था, मध्यकाल में होता था, तब वैदिक शिक्षा चलती थी, तब उस समय के समाज की वो मांग थी। आज समय बदला है, विज्ञान का युग है, आज वो वैदिक जो शिक्षा है वो छोड़ दी गई है और वैज्ञानिक शिक्षा पे जोर दिया गया, क्योंकि समय की मांग है, समाज में बदलाव आ रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो समाज के परिवर्तन के अनुरूप हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। यदि हमारा समाज बदल रहा है तो हमारे
जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, उनकी ज़रूरतों में परिवर्तन आ रहा है, उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन आ रहा है, उनके खान पान में परिवर्तन आ रहा है, उनकी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, उनके पहनावे में परिवर्तन आ रहा है। तो जो नागरिक विद्यालय में तैयार होगा वो समाज के अनुरूप यदि नहीं होगा तैयार तो समाज में जाकर के समायोजन नहीं करेगा। इसलिए समाज में उसे अच्छी तरह से बालक का समायोजन हो सके तो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, समाज की मांग के हिसाब से, उसके परिवर्तन के हिसाब से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है और सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप हमें पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो बिंदु थे आपके जो है पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों के। दूसरा बिंदु हमारा रहता है पाठ्यक्रम के प्रकार। इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगले बिंदु पे हम बात करते हैं। देखिए अगला बिंदु जो हमारा था वो है पाठ्यक्रम के प्रकार। अब ये पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम होता है, इससे प्रकार से मतलब है इसके अलग अलग रूप। कितने प्रकार का पाठ्यक्रम होता है? ये कई तरह का होता है, 6-7 प्रकार का होता है। इस पे क्रम से हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम यानी कितने रूप इसके हैं पाठ्यक्रम के, अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं नंबर 1, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, इसी को हम शिक्षक केंद्रित भी कहते हैं, टीचर सेंटर्ड भी कहते हैं पाठ्यक्रम। इसमें होता क्या है, ये पाठ्यक्रम इस प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं कि इनमें जो है विषयों पर जोर रहता है। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं जाता है कि छात्र इसे पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। बस ये विषय छात्र को रटवाना होता है, इसको याद करे, इसको पढ़ना है। ये इस प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। वैदिक काल में ज़्यादातर इस तरह के पाठ्यक्रम चलते थे, विषय केंद्रित होते थे, जो शिक्षक केंद्रित होते थे। पूरा पाठ जो है, पूरा लेसन जो है रटवा दिया छात्र को, उसकी उसमें रुचि हो या ना हो, और उसके बाद परीक्षा ली और परीक्षा पर ध्यान दिया जाता था। तो ये इस प्रकार के पाठ्यक्रम थे। इनको हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, क्योंकि इनके केंद्र में, इन पाठ्यक्रमों में विषय पर ज़्यादा जोर रहता था, छात्र पर जोर नहीं रहता था। इसमें ये अमनोवैज्ञानिक होता था। अमनोवैज्ञानिक इसलिए होता था कि ये नहीं देखा जाता था कि छात्र की इस विषय में रुचि है कि नहीं है, उसकी योग्यता इसके लायक है कि नहीं है, उसकी जो आवश्यकता है उसे है कि नहीं है, बस इसको रटवा दो। तो ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो थे, इन्हीं को हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा, अगर हम अगले विषय की बात करें तो इसमें एक दूसरा पाठ्यक्रम होता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित, एक्सपीरियंस सेंटर्ड जो होता है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में छात्र को अनुभव प्रदान करने पर ध्यान जाता है, यानी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक जो उसको ज्ञान है उसे ज़्यादा दिया जाता था। और ये इस प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं कि इसमें छात्र को रटाने की जगह उसे करवाने पर, यानी क्रिया पर बल दिया जाता है, ताकि वो उसे करे, क्योंकि क्रिया के द्वारा ही अनुभव प्राप्त होता है। जब तक हम किसी काम को करते नहीं हैं उसका अनुभव हमें नहीं होता। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते थे, विभिन्न प्रकार के अनुभव छात्र को देने का जो प्रयास किया जाता है। तो इसलिए इसको अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, क्योंकि इस पर छात्र को अनुभव प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला बिंदु अगर हम देखें, तीसरा एक और पाठ्यक्रम होता है। इस तीसरे पाठ्यक्रम में कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की हम बात कर सकते हैं। एक होता है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं विद्यालय के अंदर, और उन कार्यों पर ही फोकस रहता है ताकि वो करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें करने पर
जोर दिया जाता है और उनको कार्य करना सिखाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है। तो ये इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। और अगला अगर हम बात करें तो एक जिसको आज बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, आज इसका बहुत महत्व भी है और ये चल भी रहा है सबसे ज़्यादा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। आज अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार प्रत्येक एग्ज़ाम में, CTET में, नेट में, हर जगह सेट में इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या है। यानी इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो ये है कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। इसके लिए इसकी विशेषता ये है कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है, वही उसको पढ़ाया जाए जिसमें उसकी रुचि हो, वही उसको दिया जाए जो उसकी योग्यता हो, वही उसको दिया जाए जो उसके लिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, जिसके केंद्र में बालक रहता है। इसमें विशेष फोकस बालक पर होता है, क्योंकि बालक का निर्माण उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी अभिरुचियों के अनुसार, उसकी अभिवृत्तियों के अनुसार, उसकी आवश्यकता और योग्यता और क्षमताओं के अनुसार करना होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बालक के मनोविज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। उसका जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मतलब उसका मानसिक लेवल कहाँ तक है, उसका मानसिक स्तर कहाँ तक है, और उसकी सीखने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, उसका जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है वो कितना है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसमें मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके बालक की रुचि, क्षमता, योग्यताओं को विशेष महत्व दे करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला बिंदु हम 5 पे अगर बात करें तो इसमें एक बिंदु और है, एक पाठ्यक्रम और है जिसको हम कहते हैं शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। यदि आप लोगों ने गांधी जी की बेसिक शिक्षा पढ़ी होगी, योजना वर्धा शिक्षा योजना, तो उन्होंने इसके बारे में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि हमें बालकों को शिल्प कला की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बालक आत्मनिर्भर बने और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा था कि शिल्प कला की शिक्षा विद्यालय से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। और ये इसमें आप शिल्प कला में जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, बढ़ाई, टोकरी बनाना, लोहार, ये जितनी भी कलाएं हैं शिल्प कला की, जिनको हम आज भूलते जा रहे हैं, इनको ध्यान में रख करके जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है, इस शिल्प कला को केंद्र में रख करके जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। आज ऐसे पाठ्यक्रम बहुत कम हैं, क्योंकि अब समय बदल रहा है तो समाज के आवश्यकता के अनुसार लोग काम कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रमों में भी बदलाव आता जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर फिर भी ऐसे पाठ्यक्रम आज भी हैं जहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, और इन पाठ्यक्रमों का अपना एक विशेष महत्व है। अगला बिंदु हम देखें, एक जो है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, ये जो पाठ्यक्रम है इसमें अलग अलग विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इनमें दो विषयों के बीच में तालमेल रखते हुए, एक दूसरे का महत्व समझाते हुए इसको समझाया जाता है। तो ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम को हम सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं। और आखिरी जो एक और है हमारा, वो है मूल पाठ्यक्रम। मूल पाठ्यक्रम इसी को कोर करिकुलम भी कहते हैं, कोर पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ अनिवार्य विषय होते हैं जो छात्र को लेने ही पड़ते हैं, वो उसकी रुचि हो या ना हो, लेकिन उनको वो 2-3 विषय बहुत कंपलसरी होते हैं। और बाकी अलावा बहुत सारे, आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वो अपनी इच्छा से चुन सकता है।
यानी कुछ विषय अनिवार्य विषय और अधिक विषय ऐच्छिक विषय होते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम को हम मूल पाठ्यक्रम कहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम अभी बहुत सारे विद्यालयों में 1-2 विषय कंपलसरी है, जैसे लैंग्वेज का हो गया आजकल चल रहे हैं, और बाकी विषय बच्चा अपनी मर्जी से चुन सकता है। वो चाहे अंग्रेजी पढ़ना चाहे, चाहे दूसरी चीज़ें पढ़ना चाहे, या इतिहास पढ़ना चाहे, या हिस्ट्री पढ़ना चाहे, लेकिन उनके साथ में उसे एक आध अनिवार्य विषय लेने होते हैं। तो ये हमारे मूल पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक और पाठ्यक्रम के प्रकार। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आपको समझ में आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए। हम आपका स्वागत करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।